नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नए संसद भवन के शीर्ष पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का प्रधानमंत्री ने किया अनावरण। निर्माण काम में लगे कर्मियों से की बातचीत। कांसे का बना प्रतीक 9,500 किलोग्राम वजनी, ऊंचाई 6.5 मीटर। सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना के उद्धव गुट को बड़ी राहत। अदालत ने फिलहाल स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से रोका। ठाकरे गुट ने फैसले का किया स्वागत। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में घमासान। ओ पनीर सेल्वम पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और कोषाध्यक्ष पद से निष्कासित। पलानी स्वामी बनाए गए अंतरिम महासचिव। सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को बड़ा झटका। अवमानना मामले में 4 महीने की जेल, 2,000 रुपए का जुर्माना। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी। तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश। गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति। प्रधानमंत्री का हर संभव मदद का भरोसा। तेलंगाना में कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के देहरादून में सांसदों और विधायकों के साथ बैठकर समर्थन मांगा। वो कल पश्चिम बंगाल जाएंगी। टीडीपी ने उन्हें समर्थन का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में कई रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, उद्योग अकादमी, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अबू सलेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार पुर्तगाल के साथ किए अपने वादे को पूरा करने के लिए बाध्य है। इस वादे के मुताबिक 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में सरकार अबू सलेम को 25 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहा कर देगी। अवंतीपोरा मुठभेड़ में अब तक कुल 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। अवंतीपोरा मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी कैसर कोका मारा गया है। एनटीए ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के परिणाम को घोषित कर दिया है, जिसमें 14 उम्मीदवारों ने 100 परसेंटाइल अंक हासिल किए हैं। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 16,678 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,30,713 पर पहुंच गई है। सीबीआई चुनिंदा देशों के लिए सुलभ इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गया है, जिससे जांच एजेंसी को विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग कर इंटरनेट पर दृश्य श्रव्य क्लिप से दुर्व्यवहार करने वालों, पीड़ितों और अपराध स्थल की पहचान करने के लिए अधिक क्षमता मिलेगी। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी सहयोगी कोमेतो को संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल हुई है। गठबंधन को 248 सदस्यीय सदन में 146 मत हासिल हुए, जो बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। इस जीत से प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2025 तक पद पर बने रहेंगे। पुर्तगाल में 3,000 से अधिक दमकल कर्मी और 60 से अधिक विमान जंगल की आग को बुझाने के काम में जुटे रहे। इस घटना में 29 लोग घायल हुए हैं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। नए संसद भवन की शीर्ष पर राष्ट्रीय चिन्ह के अनावरण के मौके पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये साल के आखिर में नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने से पूर्व पहला बड़ा मील का पत्थर है। संसद का शीतकालीन सत्र नए भवन में आयोजित किया जाना है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बातचीत की और उनसे कहा कि उन्हें अपने काम पर गर्व होना चाहिए। इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है। मंदिर बना रहे हैं।
आपको पता है सबको? सर, तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि हमारा प्रयास है कि संसद के नए भवन का निर्माण कार्य भी अतिशीघ्र पूर्ण कर इसे देश की जनता को समर्पित करें। आइए अब एक नजर डालते हैं नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक की विशेषताओं पर। कांसे से बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की ऊंचाई 21 फीट, वजन 9,500 किलो और व्यास 3.3 से 4.3 मीटर है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नए संसद भवन के शीर्ष पर बनाया गया है। प्रतीक को सहारा देने के लिए इसके आसपास करीब 6,500 किलोग्राम की स्टील की एक संरचना का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक को स्थापित करने की प्रक्रिया क्ले मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर कांसे की ढलाई और पॉलिश तक 8 विभिन्न स्तरों से गुजरी है। राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा। सूरज, एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा गौरवशाली पल हुआ आज। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लगभग अगले महीने 75 साल आज़ादी के पूरे होंगे। उससे एक माह पहले आज प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया, वो भी हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी इमारत की शीर्ष पर। एक तो ये बहुत बड़ा गौरवशाली पल है ही, लेकिन इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही कि हम बहुत जल्द शीतकालीन सत्र अपनी इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम है वो कहां तक पहुंचा है अब तक? दीक्षा, नए संसद भवन के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है और उसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रतीक के अशोक स्तंभ का आज अनावरण संसद भवन में किया। और जैसा कि आपने बताया भी और पूर्व में भी ये कहा जा चुका है कि जो शीतकालीन सत्र आने वाला है संसद का, वो इस नई बिल्डिंग में होने जा रहा है। और ये काफ़ी गौरवशाली क्षण है। जब हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात सुनी थी कि संसद भवन सहित मंत्रालय और जो जितने मंत्रालय हैं उनका नए सिरे से निर्माण होगा, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंगें थी वो ब्रिटिश कालीन थी और पुरानी हो चुकी थी और नए समय और तकनीक के आधार पर वो पुराने पड़ चुके थे। उसका काम तेज़ी से हुआ और उसके पहले चरण के तौर पर आप अगर देखें तो संसद भवन में जिस तरह से निर्माण संसद भवन का हो रहा है, दोनों सदनों जो लोकसभा राज्यसभा के चैम्बर्स का निर्माण हो रहा है, और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है, तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। और पूरी उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में नए भवनों में ही संसद का सत्र बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दीक्षा आज श्रमवीरों से, जो मजदूर इस भवन के निर्माण में लगे हुए हैं, उनसे मुलाकात की। हमने देखा एक रस्सी लगाई गई थी मजदूरों और प्रधानमंत्री जी के बीच में ताकि सुरक्षा का घेरा बना रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद उस रस्सी को हटाया और वो मजदूरों के पास पहुंचे और उनसे जाना कि किस तरह की वो महसूस कर रहे हैं नए संसद भवन के निर्माण में। ऐसे में पीछे से कुछ मजदूरों ने जो है हल्के स्वर में कहा कि शबरी की कुटिया में राम आए हैं। इस पे प्रधानमंत्री मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यह आपकी कुटिया है, और उन्होंने कहा कि ऐसी ही एक फीलिंग, ऐसा ही आम आदमी को, एक जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को होना चाहिए कि संसद जो है वो उसका अपना घर है, उसकी कुटिया है। क्योंकि संसद भवन कहीं ना कहीं, संसद जो होता है वो विधायी कामकाज के लिहाज से दीक्षा एक आम आदमी की आवाज को ही बुलंद करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना और जिस तरह से मजदूरों ने स्वीकारा, उन्होंने कहा कि आप इतिहास बना रहे हैं, क्या एक आम इमारत बना रहे हैं, तो सभी ने एक स्वर से कहा कि हम इतिहास बना रहे हैं। वाकई में एक इतिहास है जिसे 100 सालों से ज्यादा याद रखा जाएगा। एक ऐसी इमारत बन रही है जो स्वनिर्मित है, हमारे भारत में खुद बन रही है और उसमें भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों को जगह मिल रही है। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व पल है दीक्षा। बिल्कुल, न केवल उन तमाम लेबर्स के लिए बल्कि ये पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण है सूरज। और हम सबको गर्व है कि अब हमारे देश की आत्मनिर्भर भारत की खुद की लोकतंत्र की जो मंदिर है उसकी बहुत जल्द जो है वो उसका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और हम बहुत जल्द शीतकालीन सत्र अपने खुद की भारत की निर्मित जो इमारत है उसमें देख पाएंगे। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध पर फिलहाल कोई फैसला न लेने का निर्देश दिया है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से दाखिल दिए उस प्रतिवेदन पर गौर किया। इसमें कहा गया था कि उद्धव ठाकरे धड़े की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। उद्धव ठाकरे धड़े ने 3 और 4 जुलाई को हुई महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें विधानसभा के नए अध्यक्ष का चयन किया गया था और इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शक्ति परीक्षण में बहुमत साबित किया था। गोवा में विपक्ष में बैठी कांग्रेस में एक बार फिर मतभेद आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से अपने 2 विधायकों माइकल लोबो और दिगंबर कामत को अयोग्य ठहराने की मांग की। कांग्रेस ने माइकल लोबो नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया गया। गोवा में विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस के जिन 5 विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो आज मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक गोवा के ताजा घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए गोवा में है। कांग्रेस में गोवा के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने आरोप लगाया था कि 5 विधायक संपर्क में नहीं है। ये बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस के आरोपों का कोई आधार नहीं है। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। हमारा स्टेबल गवर्नमेंट है। 25 एमएलए का हमें सपोर्ट है। दैट्स ऑल। एआईएडीएमके की आम परिषद की बैठक में पार्टी के नेताओं ओ पनीरसेल्वम को दल की प्राथमिक सदस्यता और कोषाध्यक्ष के पद से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं ई पलानीस्वामी को अपना अंतरिम महासचिव निर्वाचित किया और उन्हें संगठन चलाने के लिए अधिकृत किया गया। आम परिषद की बैठक में पार्टी नेता एनआर विश्वनाथन ने ओ पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित करने संबंधी प्रस्ताव पेश किए, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पनीरसेल्वम पर पार्टी के हितों, लक्ष्यों और सिद्धांतों के खिलाफ काम का आरोप लगा है। वहीं पनीरसेल्वम का आरोप है कि उनके विरोधी ई के पलानीस्वामी को उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। वो कानूनी कार्यवाही करेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच न्याय मांगने जाएंगे। इधर तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के 2 विरोधी नेताओं ई के पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम के समर्थकों की ओर से पार्टी के कार्यालय के अंदर और बाहर हिंसा, तोड़फोड़ किए जाने के बाद अधिकारियों ने पार्टी के मुख्यालय को सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले में 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के आरोपी विजय माल्या के खिलाफ ये फैसला दिया है। पीठ ने मामले में विजय माल्या पर 2,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख दिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती। माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में खारिज कर दी थी। खराब मौसम के कारण करीब 1 दिन निलंबित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। 4026 तीर्थयात्रियों का 12वां जत्था दक्षिण कश्मीर में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जम्मू से रवाना हुआ। अमरनाथ गुफा के पास 8 जुलाई को बादल फटने पर हुई भीषण बारिश और खराब मौसम के बाद रविवार को जम्मू से यात्रा स्थगित कर दी गई थी। मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों को भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया गया। इससे पहले सेना ने पवित्र गुफा के बाहर एक अस्थायी सीढ़ी का निर्माण किया। शुक्रवार को बादल फटने से हुए भूस्खलन के कारण गुफा मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। अब तक करीबन 1,13,000 तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में नुनवान आधार शिविर का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघर दौरे से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है, 2023 में चालू हो जाएगा। इस रोड के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण काफी कम हो सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस मौके पर होमगार्ड के जवानों ने बाइक रैली निकाली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में 60 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पश्चिमी त्रिपुरा के दुर्गाबारी इलाके में गैस आधारित चाय प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बांग्लादेश को निर्यात की सुविधा बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। दिल्ली सरकार की ओर से 15 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि वन महोत्सव 25 जुलाई को असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में 1 लाख पौधे लगाने के साथ समाप्त होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। यहां पिछले 10 दिनों में सिर्फ 2.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। राजस्थान में मानसून के जोर पकड़ने के साथ ही पिछले 24 घंटे में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। सबसे अधिक 13 सेंटीमीटर बारिश बूंदी के नैनवा में दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उफनती चंबा खंड में एक ट्रैक्टर बह गया, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मध्य गुजरात के छोटा उदेपुर, पंचमहल और डांग जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश से उच्च और हैरान नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वलसाड में ओरसांग और नवसारी में कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं शनिवार से हो रही भारी बारिश के कारण दक्षिण और मध्य गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के कई बांधों में पानी भर गया और नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 5 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। अचानक आई बाढ़ से तापी जिले के पांचौल और कुंभिया गांवों को जोड़ने वाला पुल बह गया है, जिससे इस इलाके का संपर्क भी कट गया है। अहमदाबाद में भी लगातार बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रविवार रात से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। भोपाल के कई बस्तियों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल संभाग में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। भारी बारिश को लेकर कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से कुछ इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां अगले 24 घंटे में मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है।
महाराष्ट्र के नासिक जिले में भारी बारिश जारी रहने से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित अनेक मंदिर डूब गए हैं। यहाँ बांध का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बांध से पानी छोड़े जाने पर हालात बिगड़ सकते हैं। गोदावरी और अन्य नदियों के तटों के आसपास बसे गांवों के लोगों को स्थिति को लेकर सतर्क किया गया है। कर्नाटक के तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में रविवार से ही भारी बारिश लगातार जारी है। वहीं अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कर्नाटक के उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी बारिश की वजह से इन जिलों में निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में खराब मौसम को देखते हुए इन जिलों में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया है। भारी बारिश की वजह से कई जलाशयों में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क कर दिया गया है। तेलंगाना में भी पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रदेश में आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, पेदापल्ली, सिरिसिला, भूपलपल्ली और मुलुगु जिलों में भारी बारिश के बाद नदी, नाले और जलाशय उफान पर हैं, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके बाद लोगों को विशेष शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। यहां मंगलवार तक बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बारिश के लिए आईएमडी अलर्ट पर विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में हालात का जायजा लिया। साथ ही 14 जुलाई तक स्कूल, कॉलेजों पर और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का ऐलान भी किया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। भारत के अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की तरफ से जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ रही है और 2020 में ये 1% से कम हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि दुनिया की जनसंख्या 2030 तक लगभग 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब तक बढ़ सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को उन्होंने ये जानकारी दी है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में की जब प्रदर्शनकारियों ने उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था और देश के गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने पर उनसे पद छोड़ने का आह्वान किया था। श्रीलंका में व्यापक स्तर पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे ने 9 मई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। डेनमार्क में समुद्री किनारों पर कार्बन कैप्चरिंग इलग्रास को प्लांट किया गया है ताकि समुद्री जीवों को फिर से पनपने के लिए उचित वातावरण मिल सके। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।